प्यारे दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे यादविंद्र स्मार्ट क्लासेस में स्वागत एवं वेलकम। आज है 10 दिसंबर 2025, जो आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स का काफ़ी महत्वपूर्ण सेशन लेके आए हैं, जिसका परीक्षा में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान होता है। उससे पहले एक आवश्यक सूचना, यादविंद्र स्मार्ट क्लासेस आपको प्ले स्टोर पर एक ऐप मिलेगा। इस ऐप का नाम है यादविंद्र स्मार्ट क्लासेस, जिसका लोगो इस तरीके से है। जैसे ही आप यहाँ पर उसको सर्च करेंगे तो उसके बाद इस तरीके का एक लोगो खुल के आएगा। उस एप्लीकेशन को आपको इंस्टॉल करना है और फिर उसमें ओपन का इस तरीके से ये बटन आएगा, उसको ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर ओपन करने के बाद आपको सारी क्लासें फ्री में प्रोवाइड होंगी। साथ में आपको जो भी क्लास मिल रही है उसकी PDF भी प्राप्त हो जाएगी। आज का अपना पहला प्रश्न, हाल ही में किस अफ्रीकी देश ने मार्कबर्ग वायरस के प्रकोप की सूचना दी? ए तांजानिया, केन्या, सोमालिया, रवांडा। आपको राइट आंसर बताना है, तो इसका जो राइट आंसर है बच्चा ऑप्शन नंबर डी, रवांडा। हाल ही में रवांडा में मार्कबर्ग वायरस के प्रकोप के कारण 6 लोगों की मृत्यु हो गई। मार्कबर्ग वायरस रोग एक दुर्लभ लेकिन गंभीर रक्तस्रावी बुखार है जो मनुष्य और प्राइमेट्स को प्रभावित करता है। MBD का कारण मार्कबर्ग वायरस है जो इबोला वायरस के समान है। दोनों ही परिवार से संबंधित हैं। इस वायरस की पहली पहचान 1967 में जर्मनी के मार्कबर्ग में हुई थी, जो संक्रमित हरे बंदरों से जुड़ी थी। अफ्रीकी फल चमगादड़ इस वायरस का भंडारक मेजबान है और संचरण शरीर के तरल पदार्थों के सीधे संपर्क के माध्यम से होता है। आज का अपना दूसरा प्रश्न, हाल ही में लौकी में गमी स्टेम ब्लाइट पर शोध कार्य के लिए कलैया कृष्णमूर्ति राष्ट्रीय पुरस्कार किसे मिला? SSD, धनंजय MB, असीमा चटर्जी, जयंत देशमुख। इसका जो राइट आंसर है बच्चा वो आपका कौन सा है? दूसरे का ऑप्शन नंबर बी, धनंजय MB। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, धनंजय MB जो भारतीय बागवान अनुसंधान संस्थान में प्रधान वैज्ञानिक हैं, को लौकी की गमी स्टेम ब्लाइट प्रतिरोधी किस्मों के विकास में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए कलैया मूर्ति राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह सम्मान कृषि अनुसंधान के महत्व को उजागर करता है, जो फल की प्रतिरोधक क्षमता और उत्पादकता को बढ़ाने में सहायक है, जो भारत के कृषि विकास के लिए महत्वपूर्ण है। यह पुरस्कार कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय बेंगलोर के स्थापना दिवस समारोह के दौरान प्रदान किया गया, जो कृषि में वैज्ञानिक प्रगति की आवश्यकता को रेखांकित करता है। आज का अपना तीसरा प्रश्न, वोलेटाइल्स इन्वेस्टिगेटिंग पोलर एक्सप्लोरेशन रोवर मिशन हाल ही में समाचारों में किस अंतरिक्ष संगठन से संबंधित है? A इसरो, B CNCA, C NASA, नासा, D ESA। तो इसका जो राइट आंसर है बच्चा ऑप्शन नंबर सी, नासा। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु इस प्रश्न पर, नासा ने वोलेटाइल्स इन्वेस्टिगेटिंग पोलर एक्सप्लोरेशन रोवर मिशन को देरी और उच्च लागत के कारण रद्द कर दिया। वेपर को रद्द करने से पहले पूरी तरह से असेंबल और आंशिक रूप से परीक्षण किया गया था। यह नासा का मिशन था जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर जल, बर्फ, अन्य संसाधनों की खोज के लिए था। वेपर अमेरिका के नेतृत्व वाले आर्टेमिस समझौता का हिस्सा था, जिसमें भारत भी शामिल था। वेपर के रद्द होने के बाद चंद्रयान 4 के सैंपल रिटर्न मिशन को मंजूरी देकर भारत ने एक अवसर खो दिया। देखते हैं अपना अगला प्रश्न, हाल ही में खबरों में रहा तसांगयांग ग्त्साओ पीक किस राज्य में स्थित है? आपको ये बताना, अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम, उत्तराखंड। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, अरुणाचल प्रदेश में एक शिखर को तसांगयांग
ग्यात्सो पीक नाम दिया गया, जो 6 दलाई लामा के नाम पर है, जिसमें चीन ने आपत्ति जताई। चीन अरुणाचल प्रदेश को दक्षिण तिब्बत कहता है और इस क्षेत्र को जांगान नाम से पुकारता है। यांग ग्यात्सो का जन्म तवांग में हुआ और वे 17वीं-18वीं शताब्दी में जीवित थे। भारत इस नामकरण को उनकी बुद्धिमत्ता और मोनपा समुदाय के प्रति उनके योगदान के सम्मान के रूप में देखता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड एडवेंचर स्पोर्ट्स ने 6,383 मीटर ऊंचाई पर इस शिखर की चढ़ाई की। उन्होंने बड़ी बर्फीली दीवारों और दरारों को पार किया। यह शिखर अरुणाचल प्रदेश हिमाचल की गौरीचैन श्रृंखला में स्थित है। प्रश्न नंबर 5, हाल ही में वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी फोरम का शुभारंभ कहाँ किया गया? ए दुबई, बी नई दिल्ली, सी पेरिस, डी लंदन। तो 5 का जो राइट आंसर है वो आपका कहाँ किया गया? दुबई के अंदर किया गया। वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी फोरम का शुभारंभ दुबई में हुआ, जहां वैश्विक नेताओं ने पर्यावरणीय चुनौतियों का समाधान करने के लिए एकत्रित हुए। शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम के संरक्षण में इसका विषय था ग्लोबल एक्शन को सशक्त बनाना, अवसरों को खोलना और प्रगति को आगे बढ़ाना। सत्रों में जलवायु संबंध के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एकीकृत दृष्टिकोणों पर ध्यान केंद्रित किया गया। ऊर्जा गहन उद्योगों को डिकार्बोनाइजेशन करने की रणनीति पर चर्चा की गई, जिसमें सार्वजनिक निजी भागीदारी और जलवायु समाधान में परोपकारियों की भूमिका पर जोर दिया गया। फोरम ने स्थिरता में एआई की महत्वपूर्णता और सतत विमान ईंधन के भविष्य के साथ साथ पर्यावरणीय प्रगति में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर किया। देखते हैं अगला प्रश्न, विश्व कपास दिवस किस दिन मनाया जाता है? ए 6 अक्टूबर, बी 7 अक्टूबर, डी 8 अक्टूबर, डी 9 अक्टूबर। तो इसका जो राइट आंसर है बच्चा ऑप्शन नंबर बी 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व कपास दिवस हर साल 7 अक्टूबर को कपास के वैश्विक महत्व को उजागर करने के लिए मनाया जाता है। यह दिन कपास किसानों और कपास उद्योगों द्वारा झेली जा रही चुनौतियों के प्रति जागरूकता बढ़ाता है। कपास का उपयोग न केवल वस्त्रों में होता है, बल्कि पशु आहार, चिकित्सीय आपूर्ति और खाद्य तेल में भी होता है। भारत चीन के बाद विश्व में दूसरा सबसे बड़ा कपास उत्पादक देश है। देखते हैं अपना नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में किस संगठन ने स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्स रिपोर्ट प्रकाशित की? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, विश्व मौसम विज्ञान संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक। प्रश्न नंबर 7 का आपको सही आंसर बताना है विश्व मौसम विज्ञान संगठन, बी ऑप्शन इसका सही है। स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्सेज रिपोर्ट 2023 बताती है कि यह पिछले 3 दशकों में वैश्विक नदियों के लिए सबसे शुष्क वर्ष था। यह वार्षिक रिपोर्ट 2021 से विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा प्रकाशित की जा रही है। यह विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सत्रों से जल संस्थानों का विस्तृत अवलोकन करती है। पिछले 5 वर्षों में नदियों और जलाशयों में सामान्य से कम जल प्रभाव देखा गया है। 2023 में सभी ग्लेशियर क्षेत्रों में बर्फ की हानि हुई, जो 50 वर्षों में सबसे बड़ी मास हानि थी। वैश्विक स्तर पर 6000 गीगाटन से अधिक पानी खो गया है और 3.6 अरब लोगों को पर्याप्त जल की पहुंच नहीं। यह संख्या 2050 तक 5 अरब से अधिक होने की संभावना है, जो सतत विकास लक्ष्य 6 को पूरा करने में विफलता का संकेत देती है। प्रश्न नंबर 8, भारतीय जंगली गधा मुख्य रूप से किस राज्य में पाया जाता है? झारखंड, उड़ीसा, गुजरात या मध्य प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर है बच्चा, ये जो गधा है वो आपके गुजरात के अंदर पाया जाता है। देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण चर्चा इस प्रश्न पर। गुजरात में भारतीय जंगली गधे की जनसंख्या 2020 में 682 से बढ़कर 2024 में 76
172 हो गई, जो 26.14 की वृद्धि है। खुर ईसाई जंगली गधे की एक उप प्रजाति है। इसे ओनागर भी कहा जाता है। यह मुख्य रूप से गुजरात के लिटिल रण ऑफ कच्छ में पाया जाता है। लिटिल रण ऑफ कच्छ एक आर्द्र भूमि और मरुस्थलीय दोनों है और खुर एक सामान्य शाकाहारी है। यह एकाएकी और शर्मीला होता है। IUCN द्वारा संकटग्रस्त के रूप में वर्गीकृत है और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची के तहत सूचीबद्ध है। देखते हैं अपना नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में आंध्र प्रदेश के किस जिले में ब्राह्मी शिलालेख खोजा गया? पालनाडु, नेल्लोर, गुंटूर, कुरनूल। आपको 9 का राइट आंसर बताना है। तो पालनाडु ये इसका राइट आंसर है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। आंध्र प्रदेश के पालनाडु जिले के अमरावती मंडल के धार निकोटा गांव में एक ब्राह्मी शिलालेख खोजा गया। यह शिलालेख प्राकृत भाषा में है और ब्राह्मी लिपि का उपयोग करता है, जो 2री सदी ईस्वी का है। ब्राह्मी सबसे पुरानी जात भारतीय लिपियों में एक है, जो मौर्य काल से उत्पन्न हुई थी। यह अधिकांश वर्तमान भारतीय लिपि जैसे देवनागरी, बंगला, तमिल और मलयालम की नींव है। देखते हैं आज का अपना अंतिम प्रश्न। इंडिया डिजिटल एग्री कॉन्फ्रेंस 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता। तो आपको 10 का राइट आंसर बताना है। 10 का राइट आंसर है नई दिल्ली। इंडिया डिजिटल एग्री कॉन्फ्रेंस कहाँ पर है बेटा? दिल्ली में आयोजित की जाएगी। देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। इंडिया डिजिटल एग्री कॉन्फ्रेंस जिसका सह आयोजन ICFA और IIT रोपड़ ने किया, नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। इस मिशन का उद्देश्य किसानों को बेहतर निर्णय लेने के लिए वास्तविक समय की जानकारी देकर सशक्त बनाना और ग्रामीण आजीविका को बढ़ावा देना है। इस कार्यक्रम में पारंपरिक खेती में नवाचार, स्थिरता को बढ़ावा देने और जलवायु लचीली प्रणालियों बनाने के लिए प्रौद्योगिकी और सहयोग के उपयोग पर जोर दिया गया है। आपको करंट अफेयर्स का ये सेशन अगर अच्छा लगा हो तो आपको इस सेशन को लाइक करना है। साथ में यादवेंद्र स्मार्ट क्लासेस के चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चा, तो इसको सब्सक्राइब भी कर लें। साथ में बेल आइकन का बटन दबाएं और अपने दोस्त और मित्रों के साथ इसको क्या करना है? शेयर भी करना है। जय हिंद, जय भारत।